दोस्तों, एकेडमिक फंडा के आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। आज के इस चैप्टर में हम यह समझेंगे कि पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों है और आखिर किन किन तरीक़ों से पावर शेयरिंग की जा सकती है। पावर शेयरिंग के इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल देखेंगे। तो अगले कुछ मिनटों तक इस वीडियो पर कंसंट्रेट कीजिए और पावर शेयरिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझिए। चैप्टर की स्टार्टिंग में सबसे पहले बेल्जियम का एग्जाम्पल लिया गया है, जो यूरोप का एक छोटा सा देश है। 1 करोड़ से भी कम की पॉपुलेशन वाले इस कंट्री का एरिया हरियाणा स्टेट से भी कम है। बेल्जियम की 59% पॉपुलेशन फ्लेमिश नाम के इस इलाके में रहती है और डच भाषा बोलती है। वहीं बाकी की 40% पॉपुलेशन बेलोनिया के इलाके में रहती है और फ्रेंच भाषा बोलती है। बचे हुए 1% पॉपुलेशन के द्वारा जर्मन लैंग्वेज बोला जाता है। सिर्फ 40% की पॉपुलेशन वाले फ्रेंच भाषी लोग डच और जर्मन बोलने वालों की तुलना में ज़्यादा पावरफुल और रिच हैं। ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी ज़्यादा डेवलप्ड ना होने की वजह से डच बोलने वाले लोग फ्रेंच भाषी के डेवलपमेंट से परेशान थे और इस वजह से दोनों कम्युनिटीज़ के बीच टेंशन की कंडीशन क्रिएट हो रही थी। बेल्जियम के लीडर्स ने अपने कंट्री के रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटी को समझते हुए 1970 से 1993 के बीच अपने 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिर्फ इस बात को ध्यान रखकर किया कि बेल्जियम के किसी सिटीजन को ऐसा ना लगे कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके सबसे पहली बात यह कही गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इक्वल नंबर में मौजूद होंगे। दूसरा बदलाव यह था कि फ्लेमिश और बेलोनिया के हिस्से की राज्य सरकारों को कुछ इंडिपेंडेंट पावर्स दी जाएंगी। मतलब स्टेट गवर्नमेंट अब अपने डिसीजंस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं थे और इस तरीके से पावर्स को सेपरेट कर दिया गया। तीसरा चेंज यह हुआ कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में सेपरेट गवर्नमेंट बनाया गया और इस गवर्नमेंट में दोनों कम्युनिटीज का इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। चौथा बदलाव यह हुआ कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा बेल्जियम में जो लोकल गवर्नमेंट या कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, उसके इलेक्शन में सभी लोगों को पार्टिसिपेट करने का राइट दिया गया। तो इस पूरे मामले में आपने देखा कि पावर को सेपरेट कर देने की वजह से बेल्जियम की पॉलिटिकल सिस्टम पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। मतलब सेपरेशन ऑफ पावर मेक्स अस मोर पावरफुल। बेल्जियम के बाद हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की कहानी से पावर्स को सेपरेट ना करने की वजह से होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को समझा जा सकता है। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश होने के साथ साथ एक आइलैंड कंट्री भी है। श्रीलंका की टोटल पॉपुलेशन 2 करोड़ के आसपास है और इन 2 करोड़ लोगों में से 74% लोग सिहली लैंग्वेज बोलते हैं और इनकी धार्मिक मान्यता बौद्ध धर्म में है। 18% लोग ऐसे हैं जो तमिल भाषा बोलते हैं और ये हिंदू और मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं और बाकी के लोग क्रिश्चियंस हैं जो सिंहली और तमिल दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। लैंग्वेज की इस डाइवर्सिटी की वजह से ऑब्वियस सी बात है कि सिंहली बोलने वाले लोग मेजॉरिटी में होने की वजह से अपनी मनमानी चला सकते थे और बिल्कुल यही हुआ जब 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ। इंडिपेंडेंस के बाद सिंहलियों ने गवर्नमेंट पर अपना डोमिनेंस हासिल कर लिया। गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने के बाद 1956 में सिंहलियों ने सिंहली लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। इसके साथ ही गवर्नमेंट जॉब्स और यूनिवर्सिटी पोजीशंस में भी सिंहलियों को फेवर किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके बुद्धिज्म को भी प्रोटेक्ट करने की बात की गई। ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट के इन डिसीजंस की वजह से तमिल बोलने वाले लोगों में नाराजगी पैदा हुई और इससे निपटने के लिए श्रीलंकाई तमिल्स ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई और जॉब्स एंड एजुकेशन में इक्वल राइट्स का डिमांड करना शुरू कर दिया। श्रीलंका में रहने वाले तमिल्स की डिमांड थी कि उनके रीजन के लिए उन्हें सेपरेट गवर्नमेंट दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही तमिल भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। तमिल के इन डिमांड्स को गवर्नमेंट द्वारा ठुकराया जाता रहा और रिजल्ट यह हुआ कि श्रीलंका में सिविल वॉर की स्थिति पैदा हो गई। दोनों कम्युनिटीज़ के हजारों लोग मारे गए और कई फैमिलीज को देश छोड़कर भागना पड़ा। ये स्थिति आने वाले कई डिकेड्स तक जारी रहा। बेल्जियम वाले केस में आपने देखा कि लोगों की डिमांड को समझते हुए इक्वल राइट्स देने और प्रॉपर शेयर की वजह से पॉलिटिकल सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाया गया। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका के केस में एक मेजॉरिटी ग्रुप ने माइनॉरिटी ग्रुप को सप्रेस करके पावर शेयर करने से मना कर दिया, जिसका रिजल्ट यह हुआ कि कंट्री में सिविल वॉर शुरू हो गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि पावर शेयरिंग जरूरी है, लेकिन आखिर पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, आइए समझते हैं।
पावर शेयरिंग के जरूरी होने की सबसे पहली वजह यह है कि पावर शेयरिंग हो जाने की वजह से दो सोशल ग्रुप्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट होने का खतरा कम हो जाता है और कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल हो जाता है। मेजॉरिटी में मौजूद कम्युनिटी का सपोर्ट करना शॉर्ट रन के लिए तो अट्रैक्टिव लग सकता है या किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में यह नेशन के यूनिटी के लिए खतरा है। पावर शेयरिंग के लिए रिक्वायर्ड इन कारणों को प्रूडेंशियल रीजन कहा जाता है। पावर शेयरिंग जरूरी होने की दूसरी वजह यह है कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की स्पिरिट है। अगर कोई इंसान अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर रहा है, इसका मतलब वह गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर रहा है और गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने वाले सिटीजन को सिस्टम का स्टेक मिलना चाहिए या नहीं। पावर शेयरिंग के लिए रिक्वायर्ड इस दूसरी वजह को मोरल रीजन कहा जाता है। अब आइए चैप्टर के अंतिम हिस्से यानी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में समझते हैं। पावर शेयरिंग मॉडर्न डे डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है और वर्ल्ड के हर पॉलिटिकली स्टेबल कंट्री में इसका यूज देखने मिलता है। पावर शेयरिंग का सबसे पहला तरीका तो यह है कि गवर्नमेंट को सही तरीके से रन करने के लिए डिफरेंट पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स को इस्टेब्लिश किया जाता है और इन तीनों ऑर्गन्स के बीच इक्वल पावर शेयरिंग की जाती है। इन 3 ऑर्गन्स को लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी नाम दिया गया है। गवर्नमेंट की इन इंस्टीट्यूशंस को सेपरेट पावर मिला है और ये इंस्टीट्यूशंस इंश्योर करती है कि कोई भी दूसरी इंस्टीट्यूशन अपने पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। इस तरीके से चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बना रहता है। इसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग भी कहा जाता है। पावर शेयरिंग का दूसरा तरीका यह है कि पावर्स को डिफरेंट लेवल के गवर्नमेंट में बांट दिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट पर एक गवर्नमेंट होगी जो सबसे पावरफुल होगी, लेकिन कंट्री में मौजूद डिफरेंट स्टेट्स में भी गवर्नमेंट होगा और उन स्टेट गवर्नमेंट्स के पास अपने सेपरेट पावर होंगे। वैसे नेक्स्ट चैप्टर में हम इस पावर शेयरिंग को डिटेल में समझेंगे। पावर शेयरिंग का तीसरा तरीका यह हो सकता है कि देश में मौजूद सोशल ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेशन में पावर शेयरिंग कर दी जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने बेल्जियम वाले एग्जाम्पल में देखा। आबादी कम होने की वजह से बेल्जियम में वह सिस्टम पॉसिबल था, लेकिन इंडिया जैसे पॉपुलस और डाइवर्स कंट्री में वैसा कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को प्रमोट करने के लिए यहाँ भी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज का प्रावधान है, मतलब इलेक्शन में फीमेल्स और सोशल ग्रुप्स के लिए सीट्स रिजर्व कर दी जाती है। पावर शेयरिंग का चौथा और सबसे अंतिम तरीका यह है कि कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स पर किसी तरीके का प्रेशर ना हो। गवर्नमेंट सही तरीके से चल पाए और अकाउंटेबिलिटी के साथ काम हो सके, इसके लिए ऑपोजिशन और प्रेशर ग्रुप्स का होना जरूरी है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के होने से जनता भी अपने लिए बेहतर गवर्नमेंट इलेक्ट करने का ऑप्शन रखती है और कंट्री में अलग अलग आइडियोलॉजी वाली गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो सकती है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि अगर आपके क्लास का मॉनिटर हर महीने चेंज हो जाए तो क्या यह पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कहलाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने क्लास 10 चैप्टर 1 पावर शेयरिंग को समझा। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अपने स्टडीज को कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।